नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनुप कुमार आपका नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, याद होगा 19 मई 2023 को मोदी गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ ऑर्डिनेंस लेके आई थी, जो कि 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट के लिए कुछ स्पेशल पावर दी गई थी, जिसमें से मेन था अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और कंट्रोलिंग अब दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट अध्यादेश को लागू करती है, जितनी भी पावर दिल्ली गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी वो वापस एलजी के पास आ जाती हैं। और इसके बाद ही कुछ दिन बाद ही 28 मई 2023 को साहिल साक्षी केस सामने आया, जिसके बाद लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब हाल ये है, केजरीवाल जी एलजी विनय सक्सेना जी को कोस रहे हैं और केजरीवाल जी ने ट्वीट करके यह तक कह दिया कि ये हमारी दिल्ली में क्या हो रहा है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है, चारों ओर जंगल राज है, एलजी साहब कुछ तो कीजिए। और केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया है कि संविधान ने जो उनके लिए काम दिया है वो अपना काम करें और हमारे लिए जो काम दिया है वो हम करेंगे। ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज़्यादा शोभा भी होगी और ठीक भी रहेगा। अब दोस्तों, आपका जानना ये जरूरी हो जाता है कि एलजी साहब का दिल्ली में काम क्या है। एलजी साहब मेन 3 चीज यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड। जैसे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी होता है, जितने भी प्रशासनिक काम होते हैं, साथ में जितनी भी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, ये सारी कार्रवाई जितने भी काम होते हैं ये सब एलजी देखा करते हैं। और जितना भी क्राइम होता है वो एलजी साहब की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसके बाद जो काम बचता है वो दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी देखते हैं। उसमें भी कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का या एलजी साहब का भी हस्तक्षेप होता है। और जैसे कि कुछ दिन पहले साहिल साक्षी केस हुआ, उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी एलजी साहब की ही होती है। और अब लोगों ने एलजी साहब पर भी ये आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि अब एलजी साहब को लॉ एंड ऑर्डर सुधारने चाहिए। और दूसरी बात ये निकल के आती है, जब इस तरह की घटना होती है तो एलजी साहब चुप क्यों रहते हैं, क्योंकि इस पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी ने ट्वीट करके लिखा है, एलजी साहब कुछ तो बोलिए, आपका मौन व्रत कब तक चलेगा। आपके पास दिल्ली की बेटियों को सुरक्षा देने संवैधानिक जिम्मेदारी है। दिल्ली की बेटियों के साथ रोज रोज हिंसा हो रही है और आप चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारिए। और इस ट्वीट को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी एलजी साहब से काफी नाराज हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शब्दों को बोला है, आमतौर पर ऐसे शब्द नहीं बोले जाते। अब तो केजरीवाल जी का ये भी कहना है कि अब एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने लिखा है कि एलजी साहब की पूरी जिम्मेदारी बनती है, फौरन इस्तीफा दें एलजी। और इन सभी के समीकरण को देखते हुए दिल्ली के सीएम, जितने भी विपक्षी नेता हैं जो गैर बीजेपी शासित देश हैं, प्रदेश के अंदर जा करके दिल्ली के सीएम साहब उनके नेताओं से मिल रहे हैं, उनके पार्टी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर सभी विपक्ष के नेता और पार्टियां एकजुट हो जाती हैं जो गैर बीजेपी हैं, तो इस अध्यादेश को पलट सकती हैं। देश नहीं चल सकता, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है पूरे देश के सामने। मैं जो पूरे देश भर में घूम रहा हूँ समर्थन मांगते हुए, मैं केवल अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहा, मैं देश के संविधान के लिए और देश के जनतंत्र के लिए समर्थन मांग रहा हूँ। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी वो ऐसे भारत के लिए लड़ाई थोड़ी लड़ी थी कि एक पार्टी आएगी सेंटर के अंदर, वो पार्टी बस एक ही पार्टी का पूरे देश के अंदर राज होगा। अगर हम सब लोग नॉन बीजेपी पार्टी से इकट्ठे हो गए तो इस बिल को हम राज्यसभा के अंदर गिरा सकते हैं। और अगर ये बिल गिर जाता है तो पूरे देश के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि 2024 के अंदर मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। ये इसका सेमीफाइनल होगा 2024 का। ये कॉन्फिडेंस देगा पूरे देश के लोगों को कि मोदी जी को हराया जा सकता है। तो ये जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है, देश की आजादी को बचाने की लड़ाई। दोस्तों, अब आपका ये जानना जरूरी हो जाता है कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट अध्यादेश लेके आती है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। जहां जहां पे भी केंद्र शासित राज्य है, यानी कि पूर्ण रूप से राज्य नहीं है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हस्तक्षेप होता है। दिल्ली भी एक
केंद्र शासित राज्य है, तो इसमें पूरी पावर गवर्नमेंट के पास नहीं होती। अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कार्य नहीं करती तो वहां पर किसी भी कार्य के लिए अध्यादेश ला सकती है। जैसे कि दिल्ली के अंदर हुआ, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं तथा विनय जी एलजी हैं। दिल्ली गवर्नमेंट चाहती कि उनके पास सारी पावर आ जाए, लेकिन बहुत सारी पावर जो थी वो एलजी के पास थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने केस जीत लिया तो सारी पावर अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास आ जाती है। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट कुछ ऐसा कार्य करती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, जिसमें मेन रोल दिल्ली का था अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग और कंट्रोलिंग। उस हिसाब से दिल्ली के सीएम या आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट जो है इमीडिएट बेसिस पे काफी लोगों के आईएएस ऑफिसर के ट्रांसफर कर देती है, और जो लोग जांच एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे थे आईएएस ऑफिसर, उनके लिए उन पद से हटा करके दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देती है। जैसे कि आईएएस ऑफिसर राजशेखर जी शीश महल और एक्साइज कंट्रोल में जो गड़बड़ियां पाई गई थी उसकी इंक्वायरी करते, उनके लिए उस पद से हटा देती है। इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर अध्यादेश लाके उसकी पावर खत्म कर दी गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अध्यादेश लाके दिल्ली गवर्नमेंट की पावर खत्म करके वापस सारी पावर एलजी के पास चली जाती है। अब ये जो अध्यादेश जो लाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको लोकसभा और राज्यसभा से दोनों से पास कराना होता है, यानी उसकी उस पर कानून बनाना जरूरी हो जाता है। इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय लगता है। अगर उसमें भी 6 महीने में नहीं कर पाती तो आगे और 6 महीने के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन अब यहाँ पे समीकरण ये बन रहा है कि लोकसभा में तो पास हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इस पर दिल्ली के सीएम ने कहा है कि अगर सारी पार्टियां जो गैर बीजेपी है और जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, जितने भी विपक्ष में पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाती हैं, तो ये अध्यादेश को तोड़ सकती हैं या इसको पलट सकती हैं। राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, राज्यसभा के अंदर बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। बीजेपी के आउट ऑफ 238 एमपीज, बीजेपी हैज ओनली 93 एमपीज। बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं है। अब दोस्तों ये तो समय ही बताएगा जब पार्लियामेंट सेशन आता है क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपके कमिटमेंट, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।